क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लासेस को। ज़रा ध्यान दीजिएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट करके बता दीजिएगा कि दिक्कत आ रही है कुछ भी। चलिए, आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सीआरपीसी के बारे में, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और चलिए सीआरपीसी का सबसे पहले हम लोग यहाँ पर प्रीव्यू देख लेते हैं एक बार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 34 को, जिसमें आज हम आपको बताएंगे एक शॉर्ट व्यू। पहले सबसे पहले देख लीजिए कौन से सेक्शन में क्या क्या दिया हुआ है। सेक्शन 451 से लेकर के 459 तक ये डिफ़ाइन किए गए हैं। और आपको बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो यूट्यूब पर भी मिलेंगे, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन हो पाए। और हो सके तो कमेंट भी कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो, नहीं लगे कोई वो नहीं, रियल में जो है वही आपको बताना है। चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसको एक नज़र में देख लेते हैं। संपत्ति के अभियान से संबंधित ये चैप्टर है। चैप्टर 34 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। सेक्शन 451 से लेकर के 459 तक ये डिफाइन किए गए हैं। चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 451 में क्या दिया हुआ है इसकी तरफ हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 451 में आप ज़रा ध्यान देंगे, ऑर्डर फॉर कस्टडी एंड डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग ट्रायल इन सर्टेन केसेस, यानी कि कुछ मामलों में विचारण लंबित रहने तक संपत्ति की अभिरक्षा और बयान के लिए आदेश। कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं आप? सेक्शन 451। आप जरा नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। पीडीएफ अपीयर नहीं हो रही। ओके, कोई बात नहीं, हम आपको शो कर रहे हैं। एक सेकंड बस लाइन पर रहिएगा प्लीज़। ओके, सही बोल रहे हैं आप लोग। चलिए अभी शो होने लगे। यस सर। यस सर। चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। देखिए 451 को हम फिर से रिपीट कर रहे हैं एक बार, थोड़ा सा सभी लोग ध्यान दीजिएगा प्लीज़। 451 आप ये पढ़ रहे हैं, ये जो सेक्शन दिया है 451 पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। चलिए ज़रा ध्यान देते हैं हम लोग थोड़ा सा। देखिए सेक्शन 451 में जो यहाँ दिया हुआ है, इससे रिलेटेड ऑर्डर फॉर कस्टडी एंड डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग ट्रायल इन सर्टेन केसेस, यानी कि कुछ मामलों में विचारण लंबित रहने तक संपत्ति की अभिरक्षा और बयान के लिए आदेश। अभी केवल हम लोग एक शॉर्ट व्यू देखेंगे और इससे आगे तुरंत ही हम 1 बाय 1 सेक्शन पर भी डिस्कस करेंगे। चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट सेक्शन पर। सेक्शन 452 की तरफ थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सेक्शन 452 में ऑर्डर फॉर डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी एट कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, यानी कि विचारण की समाप्ति पर संपत्ति के बयान के लिए आदेश। ये आप पढ़ रहे थे सेक्शन 452। चलो नेक्स्ट सेक्शन देखिएगा, सेक्शन 453 पर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सेक्शन 453, ये जो आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 453 पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। पेमेंट ऑफ इनोसेंट परचेजर ऑफ मनी फाउंड ऑन एक्यूज, अभियुक्त के पास मिले धन का निर्दोष क्रेता को समुदाय। अब जरा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन 454 पर, अपील अगेंस्ट ऑर्डर अंडर सेक्शन 452 और सेक्शन 453, यानी कि धारा 452 या धारा 453 के अधीन आदेशों के विरुद्ध अपील। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 455 पर, डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइवलियस एंड अदर मैटर, अपमान लेखिए और अन्य सामग्री का नष्ट किया जाना। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 456 में पावर टू रीस्टोर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि स्थावर संपत्ति का कब्जा लौटाने की शक्ति। सेक्शन 457 में जरा ध्यान दीजिएगा, प्रोसीजर बाय पुलिस अपॉन सीजर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति के अभिकरण पर पुलिस द्वारा प्रक्रिया। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 458 पर, प्रोसीजर वेयर नो क्लेमेंट अपीयर विद इन 6 मंथ्स, जहाँ 6 मास के अंदर कोई दावेदार हाजिर ना हो वहाँ प्रक्रिया। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 459 पर, पावर टू सेल प्रेसेबल प्रॉपर्टी, बिनेश्वर संपत्ति को बेचने की शक्ति। तो ये आपने इसके एक शॉर्ट व्यू देखा हुआ था। हम सीधे आप ले चल रहे हैं बैरेक्ट की तरफ। जरा बैरेक्ट पर ध्यान दीजिएगा, जो चैप्टर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले थे उसकी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। चैप्टर आप पढ़ रहे हैं 34, संपत्ति के बयान से रिलेटेड है। और यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा,
सेक्शन आप ये जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये 451, यहाँ से हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, 451 से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जरा। कुछ मामलों में विचारण लंबित रहने तक संपत्ति की अभिरक्षा और व्ययन के आदेश। कहाँ पर बात की गई कि कुछ मामलों की जो बात की गई थी, सर वॉइस ब्रेक हो कुछ रही है मामलों सर। में विचारण लंबित रहने तक सॉरी, वॉइस ब्रेक हो रही है सर। वॉइस ब्रेक हो रही है। एक सेकंड बस लाइन पर ही रहिए, मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ, हो सकता है नेट कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो। कोई बात नहीं गाइस। सभी को ब्रेक हो रही क्या गाइस? नो सर, Yes, मुझे हेलो क्लियर sir. आ रही है। Yes, sir. आदित्य जी, आप एक बार ना डिस्कनेक्ट करके दोबारा से कनेक्ट हो जाइए प्लीज़, ओके सर। है ना। अगर नेटवर्क इशू होता तो सबको होती, तो फिर हम इसको नेटवर्क चेंज कर लेते हैं। नहीं सर, आ ही रही है, सही कह रहे हो। अच्छा, वो सही बोल रहे हैं। आवाज़ कम आ रही कि ब्रेक हो रही, ये बताइए जरा। सर ब्रेक हो रही है बीच में बीच। बीच बीच में से, ठीक है। एक मिनट कनेक्ट कर। हेलो, अभी देखिए आवाज़ ठीक हो गई क्या? यस सर। यस सर। अभी ठीक है? यस सर। ओके। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। अब हम सीधे आप डायरेक्ट पर ले चल रहे हैं। जरा देखिए, सेक्शन 451 को सबसे पहले ध्यान देते हैं। सेक्शन 51 तो ये आप पढ़ रहे हैं, देखिए जरा। कुछ मामलों में विचारण हेलो सर, लंबित आवाज़ रहने स्लो तक हो गई है। संपत्ति की सुरक्षा और व्यय के लिए। आ रही है। बेटा आवाज़ स्लो हो रही है। आवाज़ स्लो हो गई सर आपकी। कोई बात नहीं, अभी हम बढ़ा दे रहे हैं आवाज़। एक मिनट बस लाइन पर रहिए। हेलो, अभी देखिए, अभी ठीक है क्या? यस यस सर। सर, क्लियर है सर। अभी सही आ रही है आवाज़? ठीक है। और यस सर। एक मिनट आप लाइन पे रहिए प्लीज़। हेलो हेलो, अभी देखो ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर, ठीक है सर। अब यस बिल्कुल सर। क्लियर हो गई? यस ठीक सर। है। यस सर, क्लियर। चलो सब लोग जरा चेक कर लीजिए, सभी को आवाज़ आ रही है? कंटिन्यू ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं। ये क्या आने लगा? अरे ये तो मैं ज़रूरत करती हूँ भाई। अच्छा, इससे भी हो जाएगा। कल इन लोगों ने बड़ा परेशान किया, अपने आप ही विंडो विंडो स्टार्ट होने लगी और मैं बंद तक और स्टार्ट हो जाए। अब पता नहीं वो कहाँ से सेटिंग उसकी मिलती है, उस वजह से बड़ा नुकसान हुआ। चलो खैर कोई बात नहीं, क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए ज़रा 450 पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये 450 ने कंप्लीट हो रहा है, कहीं कुछ कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए ज़रा, कुछ मामलों में विचारण लंबित रहने तक संपत्ति की अभिरक्षा और व्ययन के लिए आदेश। जब कोई संपत्ति किसी दंड न्यायालय के समक्ष किसी जांच या विचारण के दौरान पेश की जाती है, तो ध्यान देना, कोई संपत्ति, तो संपत्ति में यहाँ पर
कोई भी मूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी की कोई भी बात नहीं की गई। किसी दंड न्यायालय के समक्ष किसी जांच या विचारण के दौरान पेश की जाती है। तो कोई दंड न्यायालय में पेश की गई, कहाँ? जांच और विचारण के दौरान पर। तब वह न्यायालय उस जांच या विचारण के समाप्त होने तक ऐसी संपत्ति की उचित अभिरक्षा के लिए आदेश देगा जैसा वह ठीक समझे कर सकता है, और यदि वह संपत्ति शीघ्रतया या प्रकृत्या क्षयशील है, तो यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, संपत्ति शीघ्रतया या प्रकृत्या, संपत्ति जो तुरंत खराब होने वाली है, जैसे टमाटर हुए, ऐसी कोई भी संपत्ति जो तुरंत खराब, दूध हुआ, ये खराब हो सकता है। तो या प्रकृतिशील है, या क्षयशील का मतलब होता है कि प्रकृति के अनुसार वो अपने आप में ही खराब हो जाता है। या यदि ऐसा करना अन्यथा समीचीन है, तो वह न्यायालय ऐसा साक्ष्य अभिलिखित करने के पश्चात जैसा वह आवश्यक समझे उसके विक्रय या उसका अन्यथा बयान किए जाने के लिए आदेश कर सकता है। अगर देखिए प्रॉपर्टी यहाँ पर जो हम बात करें कि अगर वो ऐसी है कि जहाँ पर खराब हो सकती है, ये वाला, तो इस कंडीशन के द्वारा तुरंत ही न्यायालय को अगर ऐसा लगता है तो ऐसा साक्ष्य वो पहले अभिलिखित करेगा और ठीक समझेगा और उस संपत्ति को बैन कर देगा। मतलब मार्केट में बिकवाना हो तो मार्केट में बिकवा देंगे, विक्रय कराना हो तो उसे विक्रय करा सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए वो आदेश कर सकता है। अगला जरा ध्यान दीजिएगा स्पष्टीकरण पर। ये जो आप स्पष्टीकरण देख रहे हैं इस पर हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा स्पष्टीकरण पर। इस धारा के प्रयोजन के लिए संपत्ति के अंतर्गत निम्नलिखित है। संपत्ति में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की गई, का नंबर पर देखिएगा। आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 451 का ए। किसी भी किस्म की संपत्ति या दस्तावेज जो न्यायालय के समक्ष पेश की जाती है जो उसकी अभिरक्षा में है, वो सभी संपत्ति इसमें इंक्लूड होंगी। खा नंबर पर जरा ध्यान दीजिएगा। कोई भी संपत्ति जिसके बारे में कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है या जो किसी अपराध के करने में प्रयुक्त की गई प्रतीत होती है। अगर कोई भी अपराध किया गया, उस अपराध करने में अगर कोई भी संपत्ति ऐसा लगे कि उसका यूज़ किया गया, तो वो संपत्ति भी इसके अंदर इंक्लूड होगी। तो ये संपत्ति का यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया कि किस प्रकार की संपत्ति होगी। पहली चीज़, कोई भी संपत्ति या दस्तावेज, संपत्ति में दस्तावेज को भी इंक्लूड कर दिया। देखिए जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या कहा यहाँ पर कि किसी भी किस्म की संपत्ति या फिर दस्तावेज जो न्यायालय के समक्ष पेश की जाती है उसकी अभिरक्षा में, इसको हम क्या बोल देंगे कि ये संपत्ति है। कौन से किस प्रयोजन के लिए? सेक्शन 451 के अंतर्गत इसी प्रयोजन के लिए। अब जरा ध्यान दीजिए खा नंबर में, कोई भी संपत्ति जिसके बारे में कोई अपराध किया गया हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो जिसके बारे में कोई अपराध किया गया होता या फिर जो किसी अपराध के करने में प्रयुक्त की गई है या उसका कोई उपयोग किया गया, तो ये भी इसमें मान लेंगे कि ये भी प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। चलिए जरा नेक्स्ट जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 452 की तरफ हम लोग चल रहे हैं, थोड़ा सा 452 में जरा ध्यान दीजिए। देखिए सेक्शन 452 ये है और इसमें हम लोग यहाँ पे जरा ध्यान देते हैं। सेक्शन 452 विचारण की समाप्ति पर संपत्ति के बयान के लिए आदेश। विचारण की जब समाप्ति होगी तो उस समय उस प्रॉपर्टी का क्या होगा, कहाँ पर वो इन्वेस्ट की जाएगी, किसे दी जाएगी, इसके बारे में क्या आदेश होता है। जरा यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग। आप पढ़ रहे हैं सब क्लोज फर्स्ट। अब सब क्लोज फर्स्ट के अनुसार जरा ध्यान दीजिए थोड़ा सा। देखिए जब किसी दंड न्यायालय में जांच या विचारण समाप्त हो जाता है, तब न्यायालय उस संपत्ति या दस्तावेज को जो उसके समक्ष पेश की गई है या उसकी अभिरक्षा में है अथवा जिसके बारे में कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है या जो किसी अपराध के करने में प्रयुक्त की गई है, नष्ट करके या अधिहत करके या किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान करके जो उस पर कब्जा करने का हकदार होने का दावा करता है या किसी अन्य प्रकार से बयान करने के लिए आदेश दे सकेगा जैसा वह ठीक समझे। देखिए जिस प्रॉपर्टी पे कोई झगड़ा हुआ, कोई उस पर वो हुआ है, तो ऐसी संपत्ति को करेंगे क्या, तो सेक्शन 452 में वो तरीका बताया गया कि उस प्रॉपर्टी को कैसे इन्वेस्ट करेंगे या किस तरह से उसको कहाँ पर रखा जा सकता है। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 452 में विचारण की समाप्ति पर संपत्ति के बयान के आदेश। सब क्लोज आइए, सब क्लोज आप फर्स्ट पढ़ रहे थे। फर्स्ट में आपने देखा कि जब किसी दंड न्यायालय में जांच या विचारण समाप्त होता है, क्या समाप्त होता है, या तो कोई जांच चल रही हो या फिर विचारण समाप्त होता है। ठीक है,
तब न्यायालय उस संपत्ति या दस्तावेज को जो उसके समक्ष पेश की गई है, तो उसकी या तो संपत्ति हो सकती है या दस्तावेज हो सकती है। देखिए दोनों, दस्तावेज भी और संपत्ति भी, ध्यान रखना इसको, जो उसके समक्ष पेश की गई या उसकी अभिरक्षा में है, अथवा जिसके बारे में कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है। देखिए कब कब, या तो उसके समक्ष पेश की गई है, या उसकी अभिरक्षा में है, या उससे अपराध किया गया प्रतीत होता है, या जो किसी अपराध प्रयुक्त करने में प्रयुक्त की गई है। ठीक है, अब उसे कैसे किया जा सकता है? या तो उसको नष्ट कर दिया जाए, कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उसको नष्ट किया जा सकता है, तो उसे नष्ट करवा सकते हैं। अधिहत करके या किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान करके, तो अधिग्रहित का मतलब हो गया कि इसके लेकर के उसको अधिग्रहण कर लें और सरकारी खजाने में भी जमा किया जा सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान कर दें जो उस पर कब्जा रखने का हकदार होने का दावा करता है। ऐसा कोई व्यक्ति जो ऐसा कब्जा करने का दावा करता है या किसी अन्य प्रकार से उसका बयान करने के लिए आदेश दे सकेगा, जैसा हुआ ठीक समझे। तो ये मजिस्ट्रेट के ऊपर सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उसको उपयोग में लाने की बात कर सकता है। उसको जो ठीक लगता है कि संपत्ति का क्या किया जाना चाहिए, अगर नष्ट करने योग्य है और उसका कोई यूज़ नहीं है, उससे फिर ऑफेंस हो सकते हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी को नष्ट किया जा सकता है। अब उसको अगर अधिग्रहण करना हो तो फिर उसको क्या करना है, जैसे लग रहा है कि भाई शासन के उसमें जाना चाहिए, इसको वही ज़्यादा बेटर रहेगा, तो जो न्यायालय को ठीक लगता है उसके अनुसार वो ऐसे कर सकते हैं। अगला जरा ध्यान दीजिएगा, आप सब क्लोज पढ़ रहे हैं यहाँ पर 2, सेक्शन 452 का सब क्लोज 2। अब जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन और सब क्लोज 2 आप पढ़ रहे हैं। देखिए जरा ध्यान दीजिए, किसी संपत्ति के कब्जे का हकदार होने का दावा, जरा ध्यान दे रहे हैं, किसी संपत्ति के कब्जे का हकदार होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति को उस संपत्ति के प्रदान के लिए उपधारा 1 के अधीन आदेश किसी शर्त के बिना या इस शर्त पर दिया जा सकता है कि वह न्यायालय को समाधानप्रद रूप में यह वचनबद्ध करते हुए प्रतिभूति सहित या वृहद बंद पत्र निष्पादित करे कि यदि उपधारा 1 के अधीन किया गया आदेश अपील में या फिर पुनरीक्षण में उपांतरित या अपास्त कर दिया जाता है, तो वह उस संपत्ति को ऐसे न्यायालय को वापस कर देगा। अब देखिए जरा यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये सुनिएगा जरा ध्यान दीजिए। कह रहे हैं कि किसी संपत्ति के कब्जे का हकदार होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति उस संपत्ति का हकदार होने का दावा कर रहा है, तो उस संपत्ति के प्रदान के लिए उपधारा 1 के अधीन आदेश किसी शर्त के बिना या शर्त पर दिया जा सकता है। जो आप यहाँ पर पढ़ रहे थे ये पूरा सेक्शन, इसके अकॉर्डिंग अगर ऐसा किया जाता है, कोई आदेश दिया जाता है और उसको प्रॉपर्टी यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाती है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए ये आपने यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा पढ़ा है। अब इसके अकॉर्डिंग कोई आदेश मिल गया तो क्या करेंगे, उस संपत्ति का प्रदान कैसे करेंगे, उपधारा 1 के अनुसार। ये यहाँ पर जैसा न्यायालय को ठीक लग रहा था। अब क्या किया कि अधीन आदेश किसी शर्त के बिना या शर्त पर दिया जा सकता है। न्यायालय चाहे तो शर्त लगा सकता है, न्यायालय चाहे तो शर्त नहीं भी लगा सकता है, कि वह न्यायालय को समाधानप्रद रूप में यह वचनबद्ध करते हुए, न्यायालय को ये वचनबद्ध करे क्या, कि प्रतिभूतियों सहित या रहित बंद पत्र निष्पादित करे, बॉन्ड भरे पहले तो, यदि उपधारा 1 के अधीन, जो ऊपर हमने पढ़ा था इसके अधीन किया गया आदेश अपील में या पुनरीक्षण में, उसको क्या कर दे, उपांतरित का मतलब बदल दे या उसको चेंज कर दे। बदलना मतलब चेंज कर दीजिए या फिर उसको अपास्त कर दे, सेट असाइड कर दिया यहाँ पर। अब तो क्या होगा, तो वह उस संपत्ति को ऐसे न्यायालय को वापस कर देगा। तो यहाँ पर बात समझ में आई आपको? देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहे थे ये, कि अगर कोई व्यक्ति जो ए नाम का व्यक्ति है, मान के चलते हम एक ए नाम का व्यक्ति है और इसने यहाँ पर बी नाम के व्यक्ति की कोई प्रॉपर्टी है और पर ये केस चल रहा है। अब इसकी जो प्रॉपर्टी थी ये, इस पर इसने अपना कब्जा दर्शा दिया कि भाई ये प्रॉपर्टी हमारी। अब कोर्ट ने कहा कि भाई ये प्रॉपर्टी तो हम आपको दे देते हैं जो आप बता रहे हैं, लेकिन अगर ये अपील में अगर कोई मैटर चेंज होता है तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये रिटर्न करनी पड़ेगी आपको। तो अगर वो इस चीज़ के लिए बॉन्ड भर करके यहाँ दे दे तो हम मांगेंगे कि ये
इसको कैंसिल किया जा सकता है। चलिए अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, सभी को स्क्रीन शो हो रही थी ना गाइस? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. एग्जाम्पल लेवल दिख रहा था ना, ये इस टाइप वाला है ना? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलिए ओके, ज़रा ध्यान दीजिएगा। कुछ मैंने नए फंक्शन ऐड किए तो मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा अगर ऐसे कोई दिक्कत आती है तो, है ना? ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब आप यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं आप सब क्लोज 3। यहाँ पर भी बात कर रहे हैं कि अगर उपधारा 1 के अकॉर्डिंग, जो उपधारा 1 है उसके अकॉर्डिंग, जो आपने ऊपर पहले पढ़ा उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया यहाँ पर, कि अधीन स्वयं आदेश देने के बदले सेशन न्यायालय संपत्ति को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त किए जाने का निर्देश दे सकता है, जो तब उस संपत्ति के विषय में धारा 457, 458 और 459 में उपबंध रीति से कार्रवाई करेगा। देखिए ज़रा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे। देखिए, उपधारा 1 के अधीन स्वयं आदेश देने के बदले क्या किया उसने, सेशन न्यायालय संपत्ति को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त किए जाने का निर्देश दे सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए जो उपधारा 1 के अकॉर्डिंग अगर यहाँ संपत्ति कोई भी मैटर सेशन कोर्ट में चल रहा होता तो सेशन न्यायालय यहाँ पर स्वयं नहीं करता, वो क्या कर देंगे, न्यायिक मजिस्ट्रेट को बोल देंगे। कौन से न्यायिक मजिस्ट्रेट को, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को हम क्या बोलते हैं, सीजेएम। ठीक है, तो सीजेएम को बोल सकते हैं। अब क्या कहा यहाँ पर, जो तब उस संपत्ति के विषय में धारा 457, 458 और 459 में उपबंधित रीति से करेगा। अब 457 और 458 और 459 में क्या दिया हुआ है, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। चलिए 458 में आ जाइए। देखो पहले तो 457 में क्या कहा, ये रहा 457, 458। 457 में ज़रा ध्यान दीजिए, संपत्ति के अभिग्रहण पर पुलिस द्वारा प्रक्रिया। तो जो संपत्ति अभिग्रहण है उस पर पुलिस क्या करेगी, वहाँ जाएगी, संपत्ति को अपने अभिरक्षा में लेगी और जैसा न्यायालय ने कहा है वैसे उसे इन्वेस्ट कर देगी। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है 458 में, जहाँ 6 मास के अंदर कोई दावेदार हाजिर ना हो वहाँ प्रक्रिया क्या होगी, तो 6 महीने के अंदर के बाद की क्या प्रोसेस होगी उसके बारे में बताया गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सेक्शन 459 में क्या किया गया, बिनस्वार संपत्ति को बेचने की स्थिति, ऐसी संपत्ति जो तुरंत खराब हो सकती है, ख़त्म होने की कगार पर है, ऐसी संपत्ति को तत्काल बिकवाएंगे और उसके बाद उससे जो पैसा आएगा उस संपत्ति की जगह उस पैसे को स्टोर कर लेंगे कि भाई अब इस पैसे को किससे देना है किससे नहीं देना है ये न्यायालय डिसाइड करेगा। चलिए अब यहाँ पर हम लोग फिर से चलते हैं अपने सेक्शन पर। यहाँ आप सब क्लोज पढ़ रहे थे 3, तो 3 पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये तो उपधारा 1 के अधीन बात हो गई, किस अधीन स्वयं आदेश देने के बदले किसको भेज देंगे, सेशन न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को आदेश दे सकता है कि कैसे रीति से कि सेक्शन 457, 458 और 459 के अकॉर्डिंग उसे इन्वेस्ट कराए, उस संपत्ति को कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, उसकी देखरेख होनी है या अभिरक्षा में लेना है, किसी व्यक्ति को ट्रांसफ़र होना है। चलिए अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। हाँ, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना था क्या? हेलो, किसी को कुछ प्रॉब्लम थी क्या? नहीं, कुछ आवाज़ आ रही थी इसलिए पूछ रहा था हाँ, मैं। हाँ। नहीं चलो देखो कोई बात नहीं, हम सबको इधर कर लेते हैं, कौन कौन आ गए हैं। चलिए अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट सेक्शन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। सब क्लोज नंबर 4 पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो सब क्लोज आप 4 पढ़ रहे हैं इस पर हम लोग ध्यान देंगे। 4 कहाँ पर है, ये रहा 4th नंबर। आप जरा देखिए थोड़ा सा, उस दशा के सिवाय जब संपत्ति पशुधन है, कब, उस दशा के सिवाय जब संपत्ति क्या है, पशुधन के रूप में हो, तो यह शीघ्रतया प्रकृतिया क्षयशील है, या जब उपधारा 2 के अनुसरण में बंद पत्र निष्पादित किया गया है, तो उपधारा 1 के अधीन दिया गया आदेश 2 मास तक, कितने दिन तक, 2 मास तक जहां अपील उपस्थित की गई है वहां जब तक अपील का निपटारा ना हो जाए कार्यान्वित
ना किया जाएगा। ठीक है, देखिए जरा यहाँ पे क्या कहा है इन्होंने, ध्यान से समझिएगा इसको। जहाँ देखिए प्रॉपर्टी जहाँ 6 सील हो वो तो तुरंत उसको सेल आउट कर देंगे, सेल आउट करके उससे जो पैसा आएगा, रेवेन्यू आएगा, उसको स्टोर कर लेंगे। अब यहाँ सब क्लोज 4 में क्या कह रहा है, उस दशा के सिवाय जब पशुधन है, संपत्ति क्या है, पशुधन है, या शीघ्रतया और प्रकृतिया 6 सील है, दोनों कंडीशन, या जब उपधारा 2 के अनुसरण में कोई बंद पत्र निष्पादित किया गया है। ठीक है, तो उपधारा 1 के अधीन दिया गया आदेश कितने समय तक, आदेश जो है ना 2 मास तक, अथवा जहां अपील उपस्थित की गई है वहां जब तक अपील का निपटारा ना हो जाए कार्यान्वित नहीं किया जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई। पशुधन से रिलेटेड हो या ऐसा कोई भी हो, और आदेश कितने तक, 2 मास तक, और उसका अपील का जब तक टाइम कंप्लीट ना हो जाए तब तक उसे आगे क्रियान्वित नहीं किया जाए, तब तक के लिए उसे होल्ड पर रखा जाता है। जैसे प्रॉपर्टी का पोजीशन का मैटर आया, मान लीजिए कोई एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपने कोई भी यहाँ पर केस रजिस्टर्ड करवाया, तो उस केस में क्या होगा, देखिए ज़रा यहाँ पे ध्यान दीजिए। मान लिए जी ये मकान है, इस मकान के बारे में कोई भी आदेश दिया गया किसी कोर्ट के द्वारा, ध्यान देना, ये मकान, और इधर पेड़ वेड़ भी लगा लीजिए। अब जैसे अगर आपने ये दूसरे को, आप जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं और आपने इसको क्या किया, आपने आदेश दिया, तुरंत ही कहा कि ये मकान इसको दे दिया जाए। अब जो एक दो पार्टी होगी, जैसे ए पार्टी और बी पार्टी, तो दोनों में से कोई एक पार्टी का नुकसान हो रहा होगा यहाँ पर। जिसका नुकसान होगा, जैसे मान लीजिए बी पार्टी का नुकसान होगा, तो बी कहाँ जाएगा, अपील में चला जाएगा। और अगर अपील में ये गया तो फिर क्या होगा, हो सकता है वहाँ पर 2 चांसेस रहते हैं, या तो सेम जैसे कि जैसा बना रहे, या फिर मैटर को जो जजमेंट है उसको उलट दिया जाता है, यानी चेंज कर दिया जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर आपने ये पोजीशन मान लीजिए यहाँ पर ए को दिलवा दिया, ए को कहा भाई आप पोजीशन ले लो, और इन्हें क्या किया, तुरंत गया उसने पेड़ कटवाए दोनों, और घर का मॉडिफिकेशन करा दिया, ये लो पर ये ऐसे मॉडिफिकेशन कराएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अब इसके बाद जाकर के इसने मॉडिफिकेशन करा लिया, मॉडिफिकेशन के बाद में यहाँ पर अपील में ये चेंज हो गया, तो अब ऐसी जब सिचुएशन होगी तो इस सिचुएशन में क्या होगा, परेशानी हो जाएगी। तो ऐसे के लिए कि अपील का टाइम कितना है, तो देखिए जहाँ पर अगर यहाँ फर्स्ट क्लास से अगर हम चलें तो 30 डेज सेशन के लिए, और सेशन से सॉरी फर्स्ट से यहाँ चलेंगे तो 60 डेज हाई कोर्ट के लिए, और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के लिए जनरली 90 डेज। ऐसा टाइम एक प्रेस्क्राइब होता है, लेकिन फिर भी अलग अलग केसों में अलग अलग हो सकता है। इसके लिए ना आप लिमिटेशन एक्ट को बार बार अवलोकन करते रहिए, कभी कभी वो उसमें कुछ चेंजेस भी आ जाते हैं। ठीक, फीस में भी चेंज होते हैं, उसी तरह से इसमें भी, तो लिमिटेशन का आपको थोड़ा सा अलग अलग सेक्शन के हिसाब से भी हो सकता है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये जो मैटर था, इस मैटर में आप एक चीज़ देखेंगे, तो ऐसे की दिशा में कितने तक, तब तक यहाँ एग्जीक्यूट का नहीं करवाएंगे जब तक उसका अपील का समय ना निकल जाए। अगर सेशन से कोई अपील जानी है हाई कोर्ट को, तो फिर कितना समय मिल जाएगा, लगभग वो 60 डेज, यानी कि 60 दिन जो टाइम है, 60 दिन तक तो उसको रोक ही लेंगे। ठीक, सेशन से हाई कोर्ट के लिए। और अगर इससे ज़्यादा का है तो फिर यहाँ उसको तब तक के लिए रोक लेंगे जब तक उसकी अपील ना हो जाए। अगर अपील हो गया तो फिर अपील के आगे अधीन चला जाएगा, तो कोई मैटर ही नहीं है। फिर तब जब वो अपीली न्यायालय जैसा निर्णय दे उसके अनुसार किया जाएगा। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट जो सेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर सब क्लोज 5 की तरफ ज़रा ध्यान दीजिएगा। 5 क्या कह रहे हैं यहाँ पर, देखिए जो सब क्लोज 5 है, 5 में देखेंगे, उस संपत्ति की दशा में जिसके बारे में अपराध किया गया प्रतीत होता है, ध्यान देना, उस संपत्ति की दिशा में जिसके बारे में अपराध किया गया। ठीक है, तो फिर क्या होगा, इस धारा में संपत्ति पद के अंतर्गत न केवल ऐसी संपत्ति है जो मूलतः किसी पक्षकार के कब्जे में या नियंत्रण में रह चुकी है, एक तो ऐसे भी आ सकती है कि मूलतः किसी पक्षकार के कब्जे में या नियंत्रण में रह चुकी है, वरन ऐसी कोई संपत्ति जिसमें या जिसके लिए उस संपत्ति का संपरिवर्तन या विनिमय किया गया है। कोई भी संपत्ति थी जिस पर विवाद चल रहा था, उस संपत्ति का किसी ने संपरिवर्तन कर लिया, मतलब उसको बदल लिया है या उसको विनिमय कर दिया है,
विनिमय मतलब सेल आउट कर दी हो या कहीं कुछ भी कर दिया हो ऐसा, या किसी दूसरे को मॉर्गेज कर दी हो। मॉर्गेज जानते हैं आप लोग क्या होता है? हेलो। गिरवी रखना सर, गिरवी रखना। अच्छा बंदी। गिरवी का ही एक रूप होता है। बंदी तो बंदी। उसमें 5 तरह के वो बताए गए हैं कि किस कौन कौन से होते हैं। चलिए वो तो हम लोग जब टीपी पढ़ेंगे तब हम उसमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आपके साथ में। चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। और ऐसे संपरिवर्तन या विनिमय से, चाहे अव्यवहित रूप से चाहे अन्यथा, अर्जित कोई चीज़ भी है और उस संपत्ति से कोई भी चीज़ भी आती है, वो भी इसके अंतर्गत संपत्ति की कैटेगरी में आ जाएगी। कौन कौन सी, देखो ज़रा यहाँ पे समझिए। ऐसी संपत्ति जिससे अपराध किया गया हो। फिर अगला, जो मूलतः किसी पक्षकार के कब्जे में रही हो। 3, या फिर उस संपत्ति को जो पहले थी और फिर वो चेंज हो गई हो, उसने चेंज कर लिया। मान लीजिए पहले वो कभी खेत हुआ करता था और अब उसने वहाँ पर मंदिर बना लिया, या मान लीजिए कुछ और बना लें, मान लीजिए उसने घर बना लिया, या फिर उसको तोड़ फोड़ करके कुछ भी उसने फार्म हाउस जैसा बना लिया, तो क्या किया, ये संपरिवर्तित कर दिया। और फिर उसने क्या किया, विनिमय कर दिया उसका। उसने यहाँ पर एक फार्म हाउस बनाया, पोल्ट्री फार्म हाउस बना करके किसी दूसरे को उसने ठेके पर दे दिया, रेंट पर उसने दे रखा है। तो उसने क्या कर दिया, उसको विनिमय कर दिया। तो ऐसा जो संपरिवर्तन किया गया है या फिर विनिमय किया गया हो, दोनों रूप से भी इसको हम संपत्ति मान लेंगे और इस पर केस रजिस्टर किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि उसने बदल लिया तो केस मैटर यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, नहीं। भले ही वो उसको कुछ भी कर दे। जैसे विवाद किस पर था, खेत पर। कई बार लोग ऐसा अपना दिमाग लगा लेते हैं, तो ज़रा ध्यान दीजिए। अगर विवाद खेत पर है तो रातों रात उन्होंने क्या किया, वहाँ पर मकान बना दिया या कोई पोल्ट्री फार्म बना दिया, तो बोले अरे जब खेत पर था तो ये तो मकान है, बोले मकान पर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इसको भी उस संपत्ति में मान लेंगे कि ये विवादित स्थिति की संपत्ति है और यहाँ पर ये संपत्ति भले ही उसने क्या कर दिया हो, उसको संपरिवर्तित कर दिया हो, विनिमय कर दिया हो, तब भी हम इसको ऐसा मान लेंगे। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया ये सभी को? हेलो। यस सर, यस सर। यस सर, यस सर। यस सर। किसी अगर क्लियर ना हुआ करे तो थोड़ा सा बता दिया करो, ठीक है। चलिए अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलें। सेक्शन 453 पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। 453 को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखो ये रहा आपका 450। हम बात करें अभियुक्त के पास मिले धन का निर्दोष क्रेता को संदाय। जरा ध्यान दीजिएगा, अभियुक्त के पास मिले धन का निर्दोष क्रेता को संदाय। इसका मतलब क्या, देखिए जरा हम पढ़ने वाले हैं। जब कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए जिसके अंतर्गत चोरी या चुराई हुई संपत्ति को प्राप्त करना है, कौन सी, चोरी की संपत्ति हो या चुराई हुई संपत्ति को प्राप्त करना, अथवा जो चोरी या चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने की कोटि में आता है, दोष सिद्ध किया जाता है और यह साबित कर दिया जाता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने चुराई हुई संपत्ति को यह जाने बिना या अपने पास यह विश्वास करने का कारण हुए बिना कि वह चुराई हुई है, उससे क्रय किया है, और सिद्ध दोष व्यक्ति की गिरफ्तारी पर उसके कब्जे में से कोई धन निकाला गया था, तब न्यायालय ऐसे क्रेता के आवेदन पर और चुराई हुई संपत्ति पर कब्जे के हकदार व्यक्ति को उस संपत्ति के वापस कर दिए जाने का आदेश दे सकता है कि ऐसे क्रेता द्वारा दिए गए मूल्य से अनधिक राशि ऐसे धन में से उसे प्रदत्त की जाए। अब जरा ध्यान देना, देखो किसी व्यक्ति ने कोई संपत्ति चुराई हुई है, पर ऐसा बहुत कम देखने में मिलता है। प्रैक्टिकल ये जो सेक्शन है ना, जस्ट अपोजिट हो जाता है। अगर कोई चुराई हुई संपत्ति रखता है तो वो उसको चोरी में शामिल करके उसके ऊपर भी केस रजिस्टर्ड हो जाता है, तो वो ये सारी चीज़ें तो भूल ही जाता है। लेकिन फिर भी लॉ है, लॉ में आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने को ये विश्वास हो कि संपत्ति चुराई हुई नहीं है, तो फिर उस पर थोड़ा सा केस बच सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम किसी मोबाइल शॉप पर जाते हैं थोड़े समय के लिए, देखिए जरा ध्यान दीजिए, अगर आप मोबाइल शॉप पर पहुंचते हैं और शॉप से आपने कोई मोबाइल खरीदा हुआ है, ठीक है, सेल फोन, ये
अब मुझे नहीं पता ये सेल फोन कैसा है, पर उसने मुझे क्या दिया, बोले सील पैक करके दिया और बिल भी दे दिया। जब उसने बिल दे दिया तो हम क्या समझेंगे कि ये बात तो ओरिजिनल है, ये मोबाइल ओरिजिनल है। हमने इसको पैसे कितने दिए, पूरे बोले कितने का आया, 10,000 रुपीज़ का, तो हमने उसको पूरे 10,000 रुपीज़ दिए। तो मेरे पास अब ये बिल है। अब ये मोबाइल अगर चोरी का हो, किसी ने उस शॉप पर बेचा हो, तो बिल्कुल हम यहाँ पर ये बिल दिखा सकते हैं कि साहब हमने तो यहाँ पर 10,000 रुपीज़ दिए हैं, अब हमारा हमें मिलना चाहिए, हमारा नुकसान हो गया। भाई व्यक्ति कहाँ जा सकता है, शॉप से खरीदेगा, और शॉप ही अगर शॉप वाला ही अगर ऐसा कर रहा है तो ये शॉप वाले की गलती है, ना कि हमारी। पर ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो प्रूफ कैसे होगा, ज़रा ध्यान देंगे हम लोग, थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए जरा, आप जो यहाँ पर बात कर रहे हैं ये सेक्शन 453 की अभियुक्त के पास मिले धन का निर्दोष क्रेता को संदाय, जो निर्दोष क्रेता उस संदाय होगा। तो देखिए जरा क्या करें, जब कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए, कोई व्यक्ति की अपराध के लिए जिसके अंतर्गत चोरी या चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करना है, तो पहले तो चोरी की गई होगी और वो चुराई हुई संपत्ति को प्राप्त कर लेता, अथवा जो चोरी या चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने की कोटि में आता है, दोष सिद्ध किया जाता है उस व्यक्ति को। अब और यह साबित कर दिया जाता है कि अन्य व्यक्ति ने चुराई हुई संपत्ति को, क्या साबित कर देते हैं, किसी अन्य व्यक्ति ने चुराई हुई संपत्ति को यह जाने बिना, ध्यान देना, या अपने पास यह विश्वास करने का कारण हुए बिना कि वह चुराई हुई है, उसे क्रय किया है, और सिद्धदोष व्यक्ति की गिरफ्तारी पर उसके कब्जे में से कोई धन निकाला गया है, तब न्यायालय ऐसे क्रेता के आवेदन पर और चुराई हुई संपत्ति पर कब्जे के हकदार व्यक्ति को उस संपत्ति के वापस कर दिए जाने पर आदेश दे सकता है कि ऐसे क्रेता द्वारा दिए गए मूल्य से अनधिक राशि ऐसे धन में से उसे प्रदत्त की जाए। बात समझ रहा है क्या हुआ यहाँ पर? देखो, पहले तो चोर ने मोबाइल या कोई भी चीज़ चुराई, ठीक, जरा ध्यान दीजिएगा, चोर ने मोबाइल चुराया ये, और 10,000 रुपीज़ का किसको बेच दिया, रायपुरिया सर को, है। अब मान लीजिए यहाँ इनको बेच देते हैं तो फिर क्या होगा, मान लो किसी को भी बेच दें, मान लो मुझे बेच जाता कोई ये मोबाइल, और कोई व्यक्ति मुझे बेच जाता कितने में, 10,000 रुपये में। इसके बाद ये मोबाइल है चोरी का किसी दूसरे व्यक्ति का। अब यहाँ पर ये व्यक्ति जो आता, कुछ समय बाद कंप्लेंट फाइल की गई, जैसे ही मैंने इसको स्टार्ट किया वैसे ही इसमें EMI नंबर जो होता है उसके थ्रू ये पकड़ा गया, ठीक। अब क्या होगा, तो जब यहाँ पर ये सिचुएशन होगी तो पुलिस आएगी तो पकड़ेगी। अब मैं इसको यहाँ पर क्या करूँगा, पुलिस को बिल दिखाऊंगा कि भाई ये तो मेरे पास मैंने ख़रीदा हुआ है। तो बोले क्यों ख़रीदा, बोले बिल्कुल मैंने तो न्यू ब्रांड ख़रीदा हुआ था, ये देखिए इसका पैक बॉक्स भी है। तो ये विश्वास करने का कारण हो गया कि भाई ये मोबाइल किया हमने तो शॉप से खरीदा हुआ, ये बिल है मेरे पास। अब इसके समझ में ज़रा ध्यान दीजिएगा, तो क्या हुआ, अब इसके बाद में वो चोर भी पकड़ गया, और चोर के पास से कितने, मान लो उसके पास से 15,000 रुपये वसूल किए गए। तो मोबाइल हमने कितने का ख़रीदा, 10,000 का, अब चोर के पास कितने निकले, 15,000। तो जो कोर्ट है, कोर्ट यहाँ पर क्या कर सकता है, कोर्ट यहाँ पर ये बोल सकता है कि भाई ये जो 15,000 रुपये थे, इसमें से ये 10,000 रुपये क्रेता को दे दिए जाए जिसने ये मोबाइल इससे ख़रीदा था, भाई उसका क्यों नुकसान करवा रहे हो। तो ऐसा कोर्ट चाहे तो ऐसा आदेश दे सकता है, ठीक। तो इसमें से 10,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन ये जो मोबाइल जिस व्यक्ति का था, जिसके पास से ये चुराया गया था, ये मोबाइल उसके पास चला जाएगा। तो जैसे ये मिला मोबाइल, तो सबसे पहले उस व्यक्ति इसके मालिक को ढूंढा, जिसका जो एक्चुअल इसका मालिक था, जिसने कंप्लेंट दर्ज कराई थी, मोबाइल चला गया मालिक के पास। अब क्या होगा, जब मालिक के पास ये मोबाइल चला गया तो जिसने ख़रीदा था ये मोबाइल, तो इसका तो नुकसान हो गया। अब चोर के पास से जो 15,000 रुपये वसूल किए गए थे उसमें से इसको दिया जा सकता है। इतनी बात सभी को समझ आ गई गाइस? चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। यस सर। ओके, सिंपल है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। चलिए सेक्शन हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन की तरफ ध्यान दीजिएगा। सेक्शन पढ़ रहे हैं
454, सॉरी 454, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं इसको। चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। चलान अल्लो, इतने सारे क्यों आ रहे हैं? हाँ ये देखो, ठीक है 454। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, धारा 452 या 453 के अधीन आदेशों के विरुद्ध अपील, जो आपने ऊपर पढ़े थे 452 में और 453 में, इनके जो आदेश दिए गए, क्या इनके विरुद्ध अपील हो सकती है? तो अपील में ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप सब क्लोज फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, सब क्लोज आप फर्स्ट पढ़ रहे हैं, सेक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं? 454 का सब क्लोज फर्स्ट। ज़रा ध्यान दीजिए, धारा 452 या 453 के अधीन किसी न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश से व्यतीत कोई व्यक्ति उसके विरुद्ध अपील उस न्यायालय में कर सकता है जिसमें मामूली तौर पर पूर्व कथित न्यायालय द्वारा की गई दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील होती है। तो देखो भाई, कहाँ कहाँ अपीलें होती हैं जनरली? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की कहाँ होगी? जल्दी से बताओ, कहाँ होती है? हेलो, हाई कोर्ट सर। सच में हाई कोर्ट में ही होती है? अच्छा, तो देखिए जनरली हमें मालूम है कि कौन से कोर्ट की अपीलें कहाँ कहाँ होती, तो जैसा प्रेस्क्राइब पहले से किया गया उसी रीति से आगे चलेगा जब तक कोई अन्यथा निर्देश ना कर दिया जाए। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं सब क्लोज 2, सेक्शन कौन सा है? 454 का सब क्लोज 2। ऐसी अपील पर अपील न्यायालय यह निर्देश दे सकता है कि अपील का निपटारा होने तक आदेश रोक दिया जाए, या वह ऐसे आदेश को उपांतरित, परिवर्तित या रद्द कर सकता है, और कोई अतिरिक्त आदेश जो न्याय संगत हो कर सकता है। तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ये, ऐसी अपील पर अपील न्यायालय यह निर्देश दे सकता है कि अपील का निपटारा होने तक आदेश को रोक दिया जाए। तो ऊपर जो आदेश दिया गया था उसको रोक देंगे, और वह ऐसे आदेश को उपांतरित, परिवर्तित या रद्द कर सकता है, और कोई अतिरिक्त आदेश जो न्याय संगत हो कर सकता है। तो देखिए सबसे पहली बात है कि अपील में वो क्या क्या कर सकता है। तो अपील में ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहली फर्स्ट, जब अपील हो तो सबसे पहले तो वो आदेश को रोक देगा। कौन सा आदेश? तो सेक्शन 452 और 453 के अकॉर्डिंग दिया गया था। और आदेश को क्या कर सकते हैं? पहला उपांतरित, दूसरा परिवर्तित कर सकते हैं या रद्द कर सकते हैं, या इसके बाद तीसरा कोई नया ऑर्डर पारित ऑर्डर दे सकते हैं कि भाई नया आदेश ये इसके अकॉर्डिंग काम किया जाए। तो अपील का मतलब यही होता है कि पिछले आदेश पर कोई नया आदेश दे दिया जाए, चाहे तो सेम भी रख सकते हैं, ये कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। तो 4 तरह के पॉइंट आपके पास आ गए। चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट सब क्लोज 3 पर ज़रा देखिएगा, सेक्शन 554 का सब क्लोज 3 में देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर 3, ये रहा, देखिए ऐसे किसी ऐसे मामले में जिसमें उपधारा 1 में निर्दिष्ट आदेश दिया गया, निपटाते समय अपील, पुष्टिकरण या पुनरीक्षण न्यायालय भी उपधारा 2 में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। देखिए क्या करें, किसी ऐसे मामले में जिसमें उपधारा 1, जो ऊपर उपधारा 1 आपने पढ़ा हुआ है, में कोई आदेश दिया गया और निपटाते समय अपील, पुष्टिकरण या पुनरीक्षण न्यायालय भी उपधारा 2 में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ये इसमें जो शक्तियाँ दी गई उनका उपयोग करके कर सकता है। क्या क्या कर सकता है? अपील में भी और पुष्टिकरण में भी कंफर्मेशन लेते हैं। पुनरीक्षण मतलब रिव्यू, दोबारा से, और सॉरी रिवीजन, रिव्यू पुनर्वलोकन को बोलते हैं, रिवीजन पुनरीक्षण को बोलते हैं। ठीक है, चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 455 पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 455, अपमान लेखी और अन्य सामग्री का नष्ट किया जाना। ऐसी कोई भी जो अपमान लेखी है या कोई अन्य सामग्री है, क्या उसे नष्ट किया जा सकता है? सब क्लोज फर्स्ट में आप देखेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 292, धारा 293 और धारा 501 और 502 के अधीन
दोष सिद्धि पर न्यायालय इस चीज की सब प्रतियों के जिसके बारे में दोष सिद्धि हुई है और जो न्यायालय की अभिरक्षा में है या सिद्ध दोष व्यक्ति के कब्जे में या शक्ति में नष्ट किए जाने के लिए आदेश दे सकता है। कौन कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग हुआ देखिए, आईपीसी के जो सेक्शन 292, 293 और सेक्शन 501 और 502 के अकॉर्डिंग तो उन्हें नष्ट किए जाने का आदेश दे सकता है। ठीक, और कैसे होंगे ये, या तो अपमान लेखी होंगे या कोई भी ऐसी अन्य सामग्री जिसे आपत्तिजनक हो तो उसे कोर्ट नष्ट करने का आदेश दे सकता है। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट सेक्शन पर जरा ध्यान देंगे हम लोग, सब क्लोज 2 पर। देखिए, न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 272, 273 और 274 और 275 के अधीन सिद्ध दोष सिद्धि पर उस खाद्य पेय औषधि या भेषजीय निर्मित के जिसके बारे में दोष सिद्धि हुई है नष्ट किए जाने का उसी प्रकार आदेश दे सकता है। कैसे, जैसे ऊपर दिया हुआ है। इतना क्लियर हो गया? इसमें कुछ ज़्यादा टफ है क्या? हेलो, यस सर, क्लियर। इतना क्लियर है ना? क्लियर है सर। अगर इन सेक्शन में कोई भी ऐसी चीज़ होती जो आपत्तिजनक होती तो उसे जनरली क्या कर सकते, जैसे कोई खाद्य पदार्थ हुआ जैसे मिक्सिंग कर देते ना, औषधि हो गई, कोई दवाई जैसे बाबा रामदेव की अभी नष्ट करवा दी है, तो ऐसे भी जैसे और भी कई जगह हैं जो लोग बिना परमिशन के कोई भी परीक्षण करते हैं और कोई भी ऐसी दवाई बना लेते हैं जिससे भविष्य में हो सकता है कुछ नुकसान हो, तो ऐसी सिचुएशन के लिए ऐसे किया जा सकता है। या हो सकता है, देखिए बिना ट्रायल के कैसे कह पाना मुश्किल है, तो जो गवर्नमेंट को लगता है उसके अकॉर्डिंग ऐसा किया जा सकता है, कोर्ट उसे नष्ट करने का आदेश दे सकते हैं। ठीक है, चलिए जरा ध्यान दीजिए, अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सेक्शन 456 स्थावर संपत्ति का कब्जा लौटाने की शक्ति। तो स्थावर जो संपत्ति है उसका कब्जा कैसे लौटेगा, जरा इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जरा ध्यान दीजिए, ये सेक्शन आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 456 में जरा ध्यान देंगे, स्थावर संपत्ति का कब्जा लौटाने की शक्ति। सब क्लोज आप पढ़ रहे हैं फर्स्ट, आप जरा ध्यान दीजिएगा। जब आपराधिक बल या बल प्रदर्शन का ध्यान देना, जब आपराधिक बल या बल प्रदर्शन या आपराधिक अभिप्रास से युक्त, आपराधिक बल की बात की गई या आपराधिक अभिप्रास की बात की गई, ऐसी सिचुएशन में किसी अपराध के लिए कोई व्यक्ति सिद्ध दोष किया जाता है और न्यायालय को यह प्रतीत होता है, क्या प्रतीत होता है न्यायालय को, ध्यान दीजिएगा, कि ऐसे बल या प्रदर्शन से, कौन सा बल, जो आपराधिक बल था, और ऐसा कौन सा प्रदर्शन जो आपराधिक प्रदर्शन था, या कोई आपराधिक अभिप्रास से कोई व्यक्ति किसी स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किया गया है। ठीक, इन तीनों का मतलब आप समझते, जबरदस्ती जाना, डराना, धमकाना, ये क्या होता है, सब आपराधिक बल होते हैं। प्रदर्शन करना मतलब उसे मारना नहीं है, दूर से इतना डरा देना, तो वो आपराधिक बल प्रदर्शन होगा। आपराधिक अभिप्रास, उसको इतना ज़्यादा वो कर दिया कि बिल्कुल वो मजबूर हो जाए। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, तब यदि न्यायालय ठीक समझे तो आदेश दे सकता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका उस संपत्ति पर कब्जा है, यदि आवश्यक हो तो बल द्वारा बेदखल करने के पश्चात उस व्यक्ति को उसका कब्जा लौटाया जाए। तो यहाँ पर कोर्ट ये आदेश दे सकता है कि आपने जाओ और फटाफट उसको जा करके तो करवा सकते थे, पर ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तुरंत नहीं होता, समय लगता है। तो पहले ये डिसाइड कि प्रॉपर्टी किसकी है और इसके बाद ही आगे की प्रोसेस की जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, परंतु न्यायालय द्वारा ऐसा कोई आदेश दोष सिद्धि की तारीख से 1 मास के पश्चात नहीं दिया जाएगा। कब? जहाँ पर ऐसा आदेश कोई भी दोष सिद्धि हुई है उसकी तारीख से 1 मास के बाद नहीं दिया जाएगा, 1 महीने से पहले पहले उन्हें आदेश करना होगा। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, सब क्लोज आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर 2 में जरा देखेंगे, जहाँ अपराध का विचारण करने वाले न्यायालय ने उपधारा 1, जो उपधारा 1 कौन सी पड़ी थी, ये उपधारा 1 समझ में आ गई कौन सी है, ये वाली जो आप पढ़ रहे थे, एरो देखा, ये एरो, हाँ ठीक है ना? यस सर। यस सर।
थोड़ा सा बता दिया करो, आप लोग बताते नहीं हो। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। और धारा 1 के अधीन, अब यहाँ 1 के अधीन में क्या किया गया, कोई आदेश नहीं दिया है, वहाँ अपील, पुष्टिकरण या पुनरीक्षण न्यायालय यदि ठीक समझे तो यथास्थिति अपील, निर्देश या पुनरीक्षण को निपटाते समय ऐसा आदेश दे सकता है। तो अगर कोर्ट को लग रहा है कि कुछ छूट गया है इसमें, कोई आदेश उसको दिया जाना चाहिए था, तो वो यहाँ पर ऐसे आदेश दे सकते हैं। तो कौन कौन से आदेश थे ये देखिए, ज़रा ध्यान दीजिए। इन आदेशों की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जहां अपराध का विचारण करने वाले न्यायालय ने उपधारा 1 के अधीन कोई आदेश नहीं दिया है, कोर्ट को ऐसा लग रहा है, तो वहां क्या कर सकता है, अपील में या पुष्टिकरण की जब बात की गई तब, या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा यदि ठीक समझे तो यथास्थिति अपील, निर्देश या पुनरीक्षण को निपटाते समय वह ऐसा आदेश दे सकता है। अगला जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ सब क्लोज 3 पर, जहाँ उपधारा 1 के अधीन आदेश दिया गया है वहाँ धारा 454 के उपबंध उसके संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे 453 पर अधीन दिए गए किसी आदेश के संबंध में लागू होते हैं। चलो ये तो ज़्यादा, अब ज़रा ध्यान दीजिए 4 नंबर पॉइंट पर। 4 नंबर पॉइंट पर ज़रा ध्यान देंगे हम लोग। इस धारा के अधीन दिया गया कोई आदेश स्थावर संपत्ति पर किसी ऐसे अधिकार या उसमें किसी ऐसे हित पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा जिसे कोई व्यक्ति सिविल वाद में सिद्ध करने में सफल हो जाता है। तो ये कहने का मतलब ये है, यहाँ पर देखिए ज़रा समझिएगा इसको। इस धारा के अधीन दिया गया कोई भी आदेश, और कौन सी, स्थावर संपत्ति पर किसी ऐसे अधिकार या उसमें किसी ऐसे हित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, कि मान लो किसी ने अपना कब्जा सिद्ध कर दिया फिर भी उसे ज़बरदस्ती छिना लिया जाए तो नहीं, जिसे व्यक्ति सिविल वाद में सिद्ध करने में सफल रहा हो। सिविल वाद का मतलब यहाँ समझ में आया क्या है, नहीं तो सुनिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए ए नाम का व्यक्ति किसी एक प्रॉपर्टी पर, ये प्रॉपर्टी है, इस पर इसका कब्जा चल रहा था पहले से ही, पर एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी ना बी नाम के व्यक्ति की है। अब बी ने ए से कहा कि भाई इसको खाली करो जल्दी फटाफट। ए ने कहा नहीं करेंगे खाली, तो बी ने क्या किया, आपने सब 4-5 लोगों को लिया और जाके इसको खाली करा दिया, बलपूर्वक, आपराधिक बलपूर्वक या जैसे भी मारपीट करके सब ए से खाली करा दिया। ए चला गया कोर्ट। अब जब ए ने केस लगा दिया तो फिर बी को बुलाया गया, भाई आप बताओ क्या प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। अगर बी यहाँ पर अपने प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर देता है, उस डॉक्यूमेंट्स में ये शो हो जाता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ना वो किसकी है, वो ये प्रॉपर्टी बी की है। अगर ये डिसाइड हो गया तो फिर अब इसे वापस से कब्जा नहीं दिलाया जा सकता ए को। तो ये बोला कि इस पर ये प्रभाव नहीं डालेगा, कि जब किसी व्यक्ति ने ये कब्जा यहाँ पर सिविल वाद में ये वो करवा दिया है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी मेरी है, बी ने ये यहाँ पर कर दिया, तो फिर ये यहाँ पर कब्जा नहीं ले सकता, ऐसा नहीं होगा यहाँ पर। चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, हम चलते हैं यहाँ पर। देखिए कौन सा पॉइंट पढ़ रहे थे हम लोग, ये 4 नंबर पॉइंट। तो 4 नंबर पॉइंट में क्या है, इस धारा के अधीन दिया गया कोई आदेश, समझना है इसको, ऐसी स्थावर संपत्ति पर, ऐसे अधिकार पर जिसमें उसमें किसी ऐसे हित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाले। कौन सा हित, जब उसने साबित कर दिया कि बी ने कि मेरी प्रॉपर्टी है तो इस पर ये हित बन गया इसका, तो कोई भी सिविल वाद में सिद्ध करने में जो सफल हो जाता है। ठीक है गाइस, इतना क्लियर हो गया। हेलो हेलो Yes, sir. सर क्लियर है सर, यस सर। क्लियर है, क्लियर है सर। ठीक है, ओके। चलो बस 2 सेक्शन और बचे, जल्दी से चैप्टर ख़त्म कर देंगे हम लोग। तो तैयार रहिए कुछ और नया सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। चलिए सेक्शन 457 पर जब थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। सेक्शन 457 ये आप पढ़ रहे हैं, और इसके बाद फिर 458 पर। तो देखिए ज़रा 457 में संपत्ति के अभिग्रहण पर पुलिस द्वारा प्रक्रिया। तो पुलिस द्वारा कैसे प्रक्रिया होगी, जरा ध्यान दीजिए। आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर सब क्लोज फर्स्ट। जब किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किसी संपत्ति के अभिग्रहण की रिपोर्ट संहिता के उपबंधों के अधीन मजिस्ट्रेट को जाती है कि संपत्ति को क्या कर लिया गया है, अभिग्रहण कर लिया है,
और जांच या विचारण के दौरान ऐसी संपत्ति दंड न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की जाती है। देखिए, संपत्ति को अभिग्रहण भी कर लिया है और न्यायालय में पेश नहीं की जाती है, तो फिर क्या होगा? तो मजिस्ट्रेट ऐसी संपत्ति के बयान के या उस पर कब्जा करने के हकदार व्यक्ति को ऐसी संपत्ति का प्रदान किए जाने के बारे में, या यदि ऐसा व्यक्ति अभी निश्चित नहीं किया जा सकता है तो ऐसी संपत्ति की अभिरक्षा और पेश किए जाने के बारे में ऐसा आदेश दे सकता है जैसा हुआ है ठीक समझे। तो पहले तो ये डिसाइड हो जाए कि ये प्रॉपर्टी किसकी है और वास्तविक में किसकी है। तो फिर यहाँ पर अगर ये डिसाइड हो जाता है तो न्यायालय का अगर ये समाधान हो जाए कि ये प्रॉपर्टी एक्चुअल में किसकी है, अगर उसको ये क्लियर हो जाए तो क्या करेंगे? जब कोई संपत्ति, जब ध्यान समझना यहाँ पर, सब क्लोज ऑफ फर्स्ट पढ़ना सेक्शन 457 का, पुलिस अधिकारी द्वारा किसी संपत्ति को अभिग्रहण कर लिया। अब ये संपत्ति किसके पास पहुंच गई? पुलिस अधिकारी के पास, और की रिपोर्ट इस संहिता के बंदों के अनुसार अधीन मजिस्ट्रेट को जाती है और जांच और विचारणा के दौरान ऐसी संपत्ति दंड न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की जाती। अब वो संपत्ति है तो वहाँ कोर्ट में पेश नहीं की जाती है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? तो देखिए, मजिस्ट्रेट ऐसी संपत्ति के बयान के या उस पर कब्जा करने के हकदार व्यक्ति को, तो या तो वो व्यक्ति मिल जाए जो उस प्रॉपर्टी का मालिक है, हकदार व्यक्ति है, ठीक। अगर वो नहीं मिलता है तो फिर क्या करेंगे? तो ऐसा व्यक्ति अभी निश्चित नहीं किया जा सकता, तो ऐसी संपत्ति की जो अभिरक्षा है, अब प्रॉपर्टी तो पुलिस ने जब्त कर ली है, तो अभिरक्षा और पेश किए जाने के बारे में ऐसा आदेश कर सकता है जैसा हुआ ठीक समझे। तो क्या कर सकता है? जैसे किसी पुलिस ऑफिसर के पास ही, तो उनसे बोल सकता है कि अगली डेट तक ये संपत्ति आप अपने पास रखिए प्रॉपर्टी, और नेक्स्ट टाइम पर कोर्ट में पेश करना है आपको, अगली डेट पर साथ में लेके आइए। तो ऐसा भी किया जा सकता है, या माल खाने में भी उसको जमा कराया जा सकता है। तो न्यायालय जैसे जनरली होता क्या है, अगर कोई प्रॉपर्टी कहीं से जब्त की गई, तो ये नहीं कि पुलिस अंकल जी अपने घर ले गए और उसको यूज़ करने लगे, वो मैटर नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर यह है कि जैसे ही कोई पुलिस ऑफिसर ने कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पर सीज की है, कोई भी जब्त की है, तो उसे कोर्ट में पेश करना चाहिए। और संपत्ति अगर कोर्ट में पेश नहीं की गई है और न्यायालय को बता दिया गया और न्यायालय इस पर रजामंद हो जाता है या उसे लगता है कि ठीक है, तो वो बोल सकता है ठीक है, इस प्रॉपर्टी को आप अपने पास रखिए। इसमें क्या हो सकता है? प्रॉपर्टी में डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं, जैसा कि हम अब थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। और क्या हो सकते हैं? कोई भी प्रॉपर्टी की कोई भी चीज़ भी हो सकती है, जैसे अगर रिंग वगैरह की हम बात करें या फिर कोई भी और चीज़ें हो सकती हैं। तो न्यायालय ये कह सकता है हाँ, इसको आप अपने पास रखिए, नेक्स्ट डेट पर आप इसे लेकर के आइए, ठीक। या फिर ऐसा आदेश दे सकता है कि इसे माल खाने में जमा करा दिया जाए और अगली डेट पर इसे पेश किया जाए। तो ऐसा भी जनरली माल खाने में ही जमा करवाते हैं, किसी को भी हैंडओवर वैसे नहीं कर देते कि तुम ले जाओ इसे अपने पास रखो। किसी विशेष प्रक्रिया में ऐसा किया जा सकता है, न्यायालय को अगर ठीक लगता है तो वो अपने पास रख सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, आप सब लोग यहाँ पर 2 पर ज़रा ध्यान देंगे। हम लोग 2 पर देखिए क्या कह रहे हैं। ऐसा यदि ऐसा हकदार व्यक्ति ज्ञात है तो मजिस्ट्रेट उस संपत्ति उसे उन शर्तों पर जो मजिस्ट्रेट ठीक समझे प्रदत्त किए जाने का आदेश दे सकता है। अगर पुलिस ऑफिसर ने कोई भी संपत्ति को अभिग्रहण किया हुआ, देखिए यहाँ पे ध्यान देना, सब क्लोज फर्स्ट के पढ़, यहाँ अभिग्रहण किया और ऐसा हकदार व्यक्ति ज्ञात है कि ये संपत्ति किसकी है, अगर ऐसा लगता है तो मजिस्ट्रेट यहाँ पे क्या कर सकता है? उस संपत्ति को शर्त लगा सकता है उस पर, जो मजिस्ट्रेट ठीक समझे, और प्रदत्त उसे किए जाने का आदेश दे सकता है कि संपत्ति इसको दे दिया जाए इन शर्तों पर। और यदि ऐसा व्यक्ति अज्ञात है तो मजिस्ट्रेट उस संपत्ति को निरुद्ध कर सकता है और ऐसी दशा में एक उद्घोषणा जारी करेगा जिसमें उस संपत्ति की अंगभूत वस्तुओं का विनिर्देश हो। मतलब ये संपत्ति किसकी है वो उद्घोषणा जारी कर सकता है, तो जिसकी होगी वो आगे पहचान सकता है। और जिसमें किसी व्यक्ति से जिसका उसके ऊपर दावा है या अपेक्षा की गई हो कि वह उसके समक्ष हाजिर हो और उद्घोषणा की तारीख से 6 मास के अंदर अपने दावे को सिद्ध करे। कितने समय के अंदर? 6 मास। ध्यान दीजिएगा, कितना समय बताया गया? 6 मास, ठीक। और ये उद्घोषणा की तारीख से, जिस डेट से उद्घोषणा की गई उस डेट से 6 महीने के अंदर अपने दावे को वो सिद्ध करे, ठीक। इतना क्लियर हो गया सभी को? जब व्यक्ति अज्ञात हो, यहाँ इसको समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण ये हो सकता है, जैसे किसी की बाइक चोरी हो जाती है या कोई भी सामान ऐसा चोरी हो जाता है। तो बाइक चोरी होगी तो क्या करते हैं,
चोर वैसी बाइक लेकर के तो नहीं घूमेगा, उसमें तमाम सारे मॉडिफिकेशन कर देंगे वो लोग, और मॉडिफिकेशन करने के बाद उसके नंबर वगैरह कुछ होगा, किसी का पहिया होगा, किसी का कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें होंगी जो फिक्स होंगी। तो कोर्ट क्या करेगा, ऐसी चीज़ों के बारे में जब ऐसी जब्त की गई तो वो पुलिस ऑफिसर कोर्ट में उपस्थित करे, और कोर्ट में उपस्थित करने के बाद लगता है कि व्यक्ति अज्ञात है, तो अगर ज्ञात है जिसकी बाइक चोरी हुई थी, अगर वो व्यक्ति पता चल जाता है हाँ साहब मेरी है, वो शनाख्त कर लेता है, तो उसे कोर्ट हैंड ओवर कर सकता है। अब अगर इसको शनाख्त नहीं हो पाती तो वो क्या करेगा, या प्रोक्लोमेशन कर देगा, उद्घोषणा जारी कर देगा कि भाई जिस किसी की भी हो, ऐसी ऐसी इस पर निशान पाए गए हैं, इस पर ये लिखा है, इस पर ऐसा टैटू चिपका है, इस पर ऐसे वो बने हुए हैं, तो ये ऐसे करके वो कर सकता है। तो अगर जो कोई होगा तो वो आ सकता है। तो कितने टाइम पीरियड में आ जाना चाहिए उसे, तारीख से 6 मास के अंदर, जिस दिन से उद्घोषणा की गई है उस दिन से। क्लियर हो गया सभी को गाइस? हेलो, यस सर। यस सर। बता दिया करो, आप लोग बताते हो नहीं, ऐसे फिर हम नहीं खेलेंगे भैया। चलो जल्दी से नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं सेक्शन 458। अब 458 पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जहाँ 6 मास के अंदर कोई दावेदार हाजिर ना हो वहाँ प्रक्रिया बताओ। अब उद्घोषणा हो गई सेक्शन 457 में, और कोई व्यक्ति उपस्थित ना हो, तब क्या होगा उस संपत्ति का। देखें ज़रा क्या कह रहे हैं ये लोग, ज़रा ध्यान दीजिएगा। यदि ऐसी अवधि के अंदर कोई व्यक्ति संपत्ति पर अपना दावा सिद्ध ना करे, और वह व्यक्ति जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति पाई गई थी यह दर्शित करने में असमर्थ है कि वह उसके द्वारा वैध रूप से अर्जित की गई थी, तो मजिस्ट्रेट आदेश या निर्देश दे सकता है कि ऐसी संपत्ति राज्य सरकार के बयानाधीन होगी तथा उस सरकार द्वारा विक्रय की जा सकेगी, और ऐसे विक्रय के आगमों के संबंध में ऐसी रीति से कार्रवाई की जा सकेगी जो विहित की जाए। ठीक, मैटर समझ में आ गया कि जब कोई दावेदार नहीं मिलेगा तो संपत्ति का क्या होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बता दो भैया। यस सर क्लियर। देखो, संपत्ति पर अपना दावा सिद्ध ना करे तो वह व्यक्ति जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति पाई गई थी वह दर्शित करने में असमर्थ है कि वह उसके द्वारा वैध रूप से अर्जित की गई थी, तो मजिस्ट्रेट आदेश या निर्देश दे सकता है क्या ऐसी संपत्ति राज्य सरकार के बयानाधीन होगी तथा उस सरकार द्वारा विक्रय की जा सकेगी, और ऐसे विक्रय के आगमों के संबंध में ऐसी रीति से कार्रवाई की जा सकेगी जो भेद किए जाएं। ऐसे पैसे क्या है, खजाने में जमा कर दिए जाएंगे। सब क्लोज नंबर 2 पर जरा ध्यान दीजिएगा। 2 दिख रहे हैं कहाँ पर है, देखो 2 ये। अब जरा ध्यान देंगे हम लोग, किसी ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील उस न्यायालय में होगी जिसमें मामूली तौर पर मजिस्ट्रेट द्वारा की गई दोषसिद्धि के विरुद्ध अपीलें होती हैं। देखो मैं आपको एक रियल केस बताता हूँ यहाँ पर, जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। केस कौन सा था, केस ये था कि एक महिला अपनी ससुराल से, महिला को हम मान लेते हैं ए, ठीक, अपनी ससुराल से मायके जाती है, और मायके में और पूरा जेवर ले जाती है साथ में। अब रास्ते में उसने क्या किया, बस में बैठे बैठे उसे चोरी का डर सताने लगा। पहले तो पहन के तैयार होकर चली गई, अब उसे जब बस में उसे चोरी का डर सताने लगा तो उन्होंने ये सारे जेवर उतार करके एक बैग में भर दिए, ठीक, और बैग को अपने पास रख लिया। अब उसने जैसे अपने पास रखा तो कोई उसे चुरा तो नहीं पाया बस में। जब वो बस से उतरी तो उन्होंने एक ऑटो ले लिया, ऑटो टैक्सी, ठीक है, और उस ऑटो टैक्सी में उन्होंने बैठ गई। अब जब वो घर पहुंच गई तो जैसे ही वो घर पहुंची तो घर वाले लोग देख करके बड़े खुश हो गए
तो उन्होंने क्या किया, उस बैग को खुशी खुशी में ऑटो में छोड़ दिया। ठीक, ऑटो वाला लेकर के बैग रफू चक्कर हो गया। कुछ समय बाद जब वो ऑटो वाला पकड़ा गया, उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई, तो फिर वो ऑटो वाला पकड़ा गया। और जब वो ऑटो वाला पकड़ा गया तो उससे पूछा ये कहाँ से मिली संपत्ति, तो उसने बता दिया कि भाई ये प्रॉपर्टी, ये जो इसमें वो चीज़ें थी वो भी जब्त की कर ली गई, क्योंकि जब ऑटो की वहाँ पर ढुड़वाई की गई, सर्च किए गए, तो दो चार लोग नहीं दिख रहे थे, उन सबके घर जा करके देखा गया, तो महिला ने वो ऑटो वाले को पहचान लिया और बताया कि ये यही था। फिर उसकी ठुकाई पटाई लगा करके उससे वो चीज़ें निकलवाई गई। अब इसके बाद में शिनाख्त परेड हो गई, और शिनाख्त परेड होने के बावजूद भी कोर्ट में वो चीज़ें वहाँ पर पहुँच गई। अब कोर्ट से वो चीज़ों को लेना पड़ेगा। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, कोर्ट ने कहा कि भाई अगर ये चीज़ें आपकी हैं तो आप अपना दावा करिए। ठीक, अब आप जब दावा कर रहे हैं तो इनकी दावा में क्या करेंगे, आप यहाँ पर रसीद ले आइए। अब उन्होंने बोला रसीद, बोले रसीद तो नहीं है। बोले रसीद इसलिए नहीं है क्योंकि ये सब गिफ्ट में दिया गया था। तो बोले इतना सारा सोना गिफ्ट में कैसे दिया गया? बोले बस अभी अभी शादी हुई थी और शादी में लोगों ने दिए हुए। तो बोले ऐसे गहने शादी में गिफ्ट में मिल जाते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, पर वो इस चीज़ को साबित नहीं कर पाए कि ये संपत्ति ये हमारी है और ये गहने हैं वो मेरे हैं। तो आज तक उनका मैटर पेंडिंग चल रहा है। इसलिए जब भी किसी से आप कोई भी सामान खरीदें या कोई भी आपको गिफ्ट दे जाए ऐसा, और रियल में अगर वो आपके हितैषी, तो उनसे कहिए साहब 2 रसीद भी मुझे दे जाइए, बाई चांस कभी कोई ऐसी समस्या हुई तो मुझे ये तो याद रहेगा ना कि ये कहाँ से ख़रीदा गया है और हम इसे प्रूफ कर पाएँ। एक शादी में गिफ्ट देने वाले लोग चले गए और इसके बाद वो पैसा अब कहाँ जाएगा? जैसे अगर हम इस सेक्शन को पढ़ें तो राज्य सरकार की देनाधीन होगी। कौन सा सेक्शन? 458। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, थोड़े से अवेयर हो जाए। हाँ, लोगों को हो सकता है बुरा लगे आप ऐसा बोले, बोले साहब रसीद इसलिए मांग रहा हूँ, कीमत के लिए नहीं मांग रहा हूँ, इसलिए कि कभी कोई परेशानी आए तो हम उसे कर पाएँ। वैसे अगर हम किसी को गिफ्ट देते तो हमें ऐसा करना चाहिए। ये पर्सनल व्यू है, आप चाहो तो कर सकते हैं, नहीं चाहो कोई बात नहीं। पर मैं किसी को देने जाता तो मैं ज़रूर उसको रसीद भेजता कि भाई ये रसीद है, पैसों का मोल भाव भी आप टेंशन न लीजिए, आप इसको सुरक्षित रखिए, बाई चांस कभी ऐसी घटना हो जाए तो उसमें वो काम आ पाए। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, सेक्शन 459 की तरफ। देखिए जरा सेक्शन 459 में क्या दिया हुआ है। बिनस्वर संपत्ति को बेचने की शक्ति। बिनस्वर संपत्ति कौन सी होती है? जो संपत्ति नष्ट हो जाती है। देखें जरा क्या कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए, यदि ऐसी संपत्ति पर कब्जे का हकदार व्यक्ति अज्ञात या अनुपस्थित है। हाँ, क्या कह रहे हैं? संपत्ति पर कब्जे का हकदार व्यक्ति या तो वो अज्ञात हो या फिर अनुपस्थित हो। अरे वाह, ठीक है। तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या होगा? पहले तो अज्ञात हो गया और अनुपस्थित हो गया, और संपत्ति शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है। संपत्ति कैसी है? जल्दी ही तुरंत नष्ट होने वाली है। अथवा यदि उस संपत्ति की जिसे उसके अभिग्रहण की रिपोर्ट की गई है या राय है कि उसका विक्रय स्वामी के फायदे के लिए होगा, अथवा ऐसी संपत्ति का मूल्य 500 रुपये से कम है। कितने रुपए से कम है? 500 रुपये से। तो मजिस्ट्रेट किसी समय भी उसके विक्रय का निर्देश दे सकता है, और ऐसे विक्रय के शुद्ध आगमों की धारा 457, 458 के उपबंध यथासाध्य निकटतम रूप से लागू होंगे। अगर वो अज्ञात व्यक्ति है और ये बेच दी गई है तो इसके कहाँ पहुँच जाएगा? संपत्ति राज्य सरकार के बेनाधीन रहेगी, और जैसे जैसे आगे की डिसाइड किया जाए उसके अनुसार उसे बेनित कर दिया जाएगा, उस संपत्ति को यूज कर दिया जाएगा। चलिए, तो आज आपने ये देखे 459 तक आपने चैप्टर 34 को स्टडी किया आपने। इसमें किसी को कुछ पूछना हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइए जल्दी से। आज आप पढ़ रहे थे No, चैप्टर sir. 34 संपत्ति का व्ययन
यानी कि 451 से लेकर के 459 तक आपने स्टडी किया। किसी को कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ प्रॉब्लम्स हो तो मुझे बताइएगा। हाँ, क्वेश्चन से अब हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो थे उनको सॉल्व करने की आगे प्रोसेस करेंगे। जल्दी से हम आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, है ना गाइस? और किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? जल्दी से बताइए इधर। यस सर। सर ओके एक गाइस। तो सर एक